हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार आप सभी को और गुड मॉर्निंग। आज हम धात की तरफ से आए हैं आप सभी से बातचीत करने हरेला पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला जो प्रकृति का पर्व है, अन्न धन का पर्व है, हिमालय का पर्व है, और क्योंकि हम सब हिमालय में रह रहे हैं तो हरेला की हम सभी को शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले मैं धात की जो टीम हमारे साथ है उनसे आपका छोटा सा परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ श्री गणेश उनियाल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं। आप ONGC से रिटायर्ड हैं और धात के साथ वॉलेंटियर करते हैं। हमारा धात का एक प्रोग्राम है, एक कोना कक्षा का, आप उसके संयोजक हैं। हमारे साथ ही हैं श्रीमती आशा डोभाल जी, आप रिटायर्ड शिक्षिका हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और मैम हमारा एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है उसकी सचिव हैं। और हमारे साथ हैं श्री साकेत रावत जी, जो बहुत अच्छे से कैमरा हैंडल कर रहे हैं, और सर भी धात के बहुत पुराने साथियों में से हैं। और मेरा नाम है अर्चना, मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और धात के साथ वॉलेंटियर करती हूँ। और मेरे साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए हैं शुभम रेडियो जॉकी हैं और धात के साथ वॉलेंटियर करते हैं। और हमारे साथ आयुष हैं जो स्टूडेंट हैं और ये भी धात के साथ वॉलेंटियर करते हैं। तो सबसे पहले तो धात, आपने आज से पहले कभी सुना है धात का नाम, धात के बारे में सुना है किसी ने? नहीं, अच्छा मैम आपने सुना है। तो आपको धात का मीनिंग पता है? अच्छा धात से जुड़े हुए, ओके। अच्छा विजय जयाल जी हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं और धात को उत्तराखंड में काम करते हुए 38 साल हो चुके हैं, 38 से भी ज़्यादा शायद। तो वो उन सबसे पुराने लोगों में से हैं जिन्होंने धात की बिल्कुल शुरुआत में साथी रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम वो करते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज आप भी हमारे साथ हैं। तो धात जो शब्द है, आप में से शायद कुछ लोग गढ़वाली भी होंगे, तो गढ़वाली का एक वर्ड होता है धै। धै तो शायद सबने सुना होगा, धै लगाना यानी आवाज़ लगाते हैं जो। और लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, स्टेप फार्मिंग होती है ना, जैसे तो स्टेप्स में सब चीज़ें होती हैं, घर भी स्टेप्स में होते हैं, ऊपर नीचे नीचे, पूरे गांव इसी तरह से होते हैं। तो गांव में क्योंकि पहले कोई कम्युनिटी को बुलाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए माइक्स या इस तरह के सिस्टम नहीं होते थे, तो अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए बुलाना है सबको कि भाई शादी है, खाना शुरू हो रहा है तो आ जाओ, या पंचायत भवन में मीटिंग है आ जाओ, तो वो कैसे बुलाएंगे? तो वो क्या करते थे, जो टॉप मोस्ट जगह होती थी गांव में सबसे ऊपर, वहाँ पे जा कर के आवाज़ लगाते थे कि गांव वालों ये होने वाला है आ जाओ। तो उसको बोलते थे धात लगाना, यानी धै सिंगल इंसान को लगाई जाती है और धात कम्युनिटी को। तो इसलिए हम सब धात लगा रहे हैं और आज भी हम धात लगाने आए हैं हरेला के लिए, पर्यावरण के लिए। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके पास कुछ प्लकार्ड्स हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसमें नारे लिखे हुए हैं हरेला से संबंधित, पेड़ों से संबंधित। तो मैं चाहूँगी एक बार आप मेरे साथ नारे लगा दें ताकि थोड़ा सा जोश सबके अंदर आ जाए और फिर हम बातचीत शुरू करें। तो सब लोग मेरा साथ देंगे? अच्छा, टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन मुझे लगता है अभी ब्रेकफास्ट किसी ने किया नहीं है, शायद किया है। अच्छा, वहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। तो थोड़ा सा एनर्जी दिखाते हैं, जिन्होंने किया है कम से कम वो तो दिखाएं कि हाँ ब्रेकफास्ट करके आए, एनर्जी है हमारे अंदर। तो 2-3 नारे हम लगाएंगे। तो जो पहला नारा होगा वो होगा चप्पा चप्पा हरा करेंगे, तो आप कहिएगा हरियाली से धरा भरेंगे। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है साफ? तो ठीक है, तो पहला नारा रहेगा चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। दूसरा है सुनो हरेला का संदेश, आप कहेंगे हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। और तीसरा नारा जो हमारे स्टैंडी पे भी लिखा है, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये 3 नारे हम आज लगाते हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे,
चप्पा चप्पा हरा करेंगे। मैं कहूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहिए हरियाली से धरा भरेंगे। ठीक है, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश। और वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए, अरे वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए। तो ये जो हमारा नारा है, इस बार की हमारी थीम भी है कि वृक्ष लगाएं, यानी पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, और दूसरा साथ साथ बचाएं भी, क्योंकि हम पौधे तो लगा रहे हैं हरेला में, बहुत सालों से बोल भी रहे हैं, लेकिन अगर हम पौधे लगाएंगे लेकिन पेड़ कटते रहेंगे तो इन पौधों को पेड़ बनने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। और आप सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब ने साइंस पढ़ी हुई है, तो किसी भी 100 साल 70-80 साल या 150 साल पुराने पेड़ का सब्स्टिट्यूट अभी लगा हुआ पौधा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो पौधे तो लगाने हैं लेकिन पेड़ बचाने भी हैं। तो हमारे आसपास जो बुजुर्ग पेड़ हैं, जो बड़े पेड़ हैं, उनको बचाने की भी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उपज हिमालय की अपनाएं, यानी जो भी ग्रेन्स माउंटेन्स में हो रहे हैं, अनाज वहाँ पे उग रहा है, फल है, फूल हैं, उनको भी बचाने की बात हम कर रहे हैं। अभी हमारा मिलेट ईयर भी चल रहा है, इंटरनेशनली चल रहा है, मिलेट ईयर पे बात हो रही है। और उत्तराखंड क्योंकि हिमालय से, और यहाँ पे जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो कोदा हो, झंगोरा हो, बाजरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसको अपने मील में शामिल करने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है जो भी उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, वो हिमालयास को बिलोंग करता है, क्योंकि पूरी हिमालयन बेल्ट है। तो चाहे हम गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, देहरादून से हो, रुड़की से हो, ऋषिकेश से हो, हरिद्वार से, हम कहीं से भी हों, तो हमें हिमालय को बचाने की बात करनी है। और हिमालय कब बचेगा? जब वहाँ के लोग बचेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पहाड़ों पे किस तरह से पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। और माइग्रेशन क्यों हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट के चलते। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में आजकल स्टूडेंट्स आते हैं पहाड़ों से पढ़ने के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, देहरादून आ जाएंगे या दिल्ली, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ भी जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में एम्प्लॉयमेंट का कोई बहुत अच्छा सोर्स है नहीं। पहले फार्मिंग होती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, कई लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया है, वो वापस पहाड़ों पे गए हैं और कुछ डिफरेंट तरह की फार्मिंग भी ट्राई कर रहे हैं, और जो ऑथेंटिक फार्मिंग रही है, ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं पहाड़ों पर, जो वहाँ अनाज उगा रहे हैं, उनको एक मार्केट प्रोवाइड हो, क्योंकि जब तक उनके प्रोडक्ट को मार्केट नहीं मिलेगा, प्रॉस्पेरस नहीं होंगे ना उनका। मतलब जब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बंद हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं होगा, तो उनको एक मार्केट मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग वहाँ पर हैं वो फार्मिंग करें, उनको एक मार्केट मिले। तो इसलिए हम बात करें कि उपज हिमालय की अपनाएं। और अब जो धरेला की पूरी यात्रा रही है 2010 से अब तक की, और किस तरह से धात धरेला मनाता है, इसके लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे साथी श्री गणेश उनियाल जी से कि वो आएँ और धात की पूरी हरेला की यात्रा आप लोगों के साथ साझा करें। थैंक यू अर्चना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, धात के मेरे साथी, समस्त विद्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज आपके पास क्यों आए हैं। प्रकृति पर्व हरेला उत्तराखंड का एक बहुत पुराना पर्व है। पुराने समय में क्या होता था कि जबकि कृषि का जो विज्ञान था वो इतना डेवलप नहीं था और उसकी सूचनाएं भी नहीं मिल पाती थी। अब तो मौसम विभाग भी बहुत कुछ बता देता है। तो उस समय क्या होता था कि पहाड़ में लोग, जब ये बुआई का सीज़न आता था तो 8-10 तरह के अनाज छोटे छोटे बर्तनों में बो दिए जाते थे। और क्लाइमेट तो इफ़ेक्ट करता ही है, तो उस क्लाइमेट में जो सबसे अच्छी पैदावार जिसकी होती थी, 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद देखा जाता था
जो सबसे अच्छा ग्रो करता था उस फसल को उस साल बोया जाता था, ताकि किसानों को अच्छी फसल मिले और उसका अच्छा उत्पादन हो। हरेला वहाँ से शुरू हुआ। धीरे धीरे हरेला वृक्षारोपण से भी जुड़ा, वृक्षारोपण भी उसी का एक पार्ट है। और हम लोग आज जो आपके सामने आए हैं वो एक नारा है, वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। यानी वृक्ष लगाना, पौधा लगाना तो बहुत आसान काम है, कोई भी कहीं भी लगा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो ये बीच वाला है, इसमें वृक्ष बचाएं। आप जिस पौधे को लगा रहे हैं उसको बचाने का संकल्प जरूर लें, क्योंकि एक खाली रिकॉर्ड बनाने से कोई नहीं होता या एक फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता है, उसको बचाने का भी संकल्प लिया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज 2 पौधे जो हमने आपके विद्यालय में रोपे हैं, इनकी आप लोग इसी तरह से रक्षा करेंगे और 3 साल तक उनकी देखभाल की ज़रूरत होती है, पानी और खाद वगैरह या जो भी है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने आप ही ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से वृक्ष बचाएं, लगाएं, वृक्ष बचाएं और उपज हिमालय की अपनाएं। अब हिमालय की उपज है, उसको बचाना भी आज की तारीख में एक हमारा एक काम, जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि पलायन के कारण से अब वो जो है पहाड़ों पे जो फसलें होती थी वो बहुत कम हो गई हैं। तो उसको बचाना भी हमारा एक जिम्मेदारी बन गई है। अब उसको हम कैसे बचा सकते हैं? उसको हम इस तरह बचा सकते हैं कि उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें, ताकि जो लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ उपज ले रहे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़े, उन्हें जो है हिम्मत मिले कि हाँ इसके खरीदार हैं। जब खरीदार होंगे तो वो निश्चित बात है कि उपज बढ़ेगी। तो हमें ये 2-3 काम इस तरह से हमें करने हैं। तो हम आज आपसे यही चाहेंगे कि आप ये तीनों संकल्प लें और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। धात की जहाँ तक बात है, अभी अर्चना ने आपको धात का शाब्दिक अर्थ बता दिया। और धात लगभग 38 साल से ज़्यादा हो गए हैं धात को काम करते हुए। शुरुआत में ये कुछ कवि लोग थे, उनके संगठन ने इसको शुरुआत की थी, पत्रिका निकाली और बहुत सारे काम इस तरह के करते थे। अब इस समय धात जो है बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है और काफ़ी बड़ा संगठन इसका बन गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि धात कोई NGO नहीं है, धात को कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलती है। धात जो है सामाजिक लोगों का एक संगठन है, जिसमें कि मेरे ख्याल से आज की तारीख में 1500 से अधिक लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसी कंट्रीब्यूशन से हम लोग अपने काम चलाते हैं। हरेला की जहाँ तक बात है, हरेला धात ने 2010 से मनाना शुरू किया था और 2015 में शासन को इसका ज्ञापन दिया गया कि शासन स्तर पर सरकार इसमें इन्वॉल्व हो और सरकार इसको राज्य स्तर पर अपने हिसाब से मनाना शुरू करे, क्योंकि ये एक प्रकृति पर्व है और पहाड़ का बहुत पुराना पर्व है। सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और 2016 से सरकार ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया और तब से सरकार इसको मनाती आई है। अब आपको पता होगा कि शायद छुट्टी भी हरेला की होती है, वो इसीलिए छुट्टी होती है कि आप लोग पौधारोपण भी करें, उसे बचाएं भी और उसकी देखभाल भी करें। तो इस तरह से हमारी यात्रा जारी है। 2016 से पहले हम भी इसको 1 दिन का ही मनाते थे। 2016 से हमने निर्णय लिया कि ठीक है, सरकार ने तो अपने स्तर पे काम शुरू कर दिया है, लेकिन समाज का इसमें क्या रोल होना चाहिए। तो समाज के जागरण के लिए हमने इसको 2016 से पूरे 1 महीने का कार्यक्रम रखा और हम 1 महीने तक हरेला संग्राम से लेके घी संग्राम आती है। उत्तराखंड में आपको शायद जानकारी हो कि उत्तराखंड में जो महीने चलते हैं वो संग्राम के हिसाब से चलते हैं। संग्राम यानी गते के हिसाब से। तो वो जो है संग्राम जो अभी जो संग्राम हरेला संग्राम थी, जिस दिन हरेला की छुट्टी थी वो हरेला संग्राम थी, और अगली जो संग्राम आएगी 17 अगस्त को या 16 अगस्त को पड़ेगी, वो जो है घी संग्राम कहलाती है। तो घी संग्राम का भी अपना महत्व है। आपने सुना होगा कि बरसात में बड़े बुजुर्ग और पुरानी जो कहावतें, जो बातें हैं वो ये हैं कि सावन में दूध नहीं पीना चाहिए, ये एक कहावत है। तो कहावत नहीं, मतलब एक पुराना हमारी परंपरा है कि उस समय दूध नहीं पीना चाहिए, उससे शरीर को कुछ नुकसान होते हैं, इस तरह से कुछ है उसका। तो उस समय पुराने लोग क्या करते थे कि उस दूध को इकट्ठा करके घी बनाते थे, क्योंकि दूध तो आएगा ही आएगा, गाय बच्चियाँ दूध भी अच्छा देती हैं इस समय, इस सीजन में। तो दूध से घी बनाया जाता था। उस घी को फिर घी संग्राम के दिन अपनी जो बेटियां होती थी, जो शादीशुदा बेटियां होती थी, वो मायके आती थी, उनको दिया भी जाता था, उनको खिलाया भी जाता था। तो घी संग्राम का इस तरह से महत्व है। तो हम लोग इसको घी संग्राम तक पूरा 1 महीने का मनाते हैं।
और हर रोज़ हम कहीं ना कहीं किसी संस्थान में, किसी मोहल्ले में, किसी स्कूल में जा कर के इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आज के लिए आपके संस्थान ने हमें आमंत्रित किया, हम इसके लिए आभारी हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आपसे हमारा इस तरह का संपर्क बना रहे। तो इस तरह से ये तो हमारी हरेला की यात्रा है। और दूसरे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी अर्चना ने बताया, मैं जो कार्यक्रम देखता हूँ, एक कोना कक्षा का एक कार्यक्रम हमारा है, जो कि हमने, आप ये भी जानते होंगे कि सार्वजनिक स्कूल जितने जो सरकारी स्कूल जो हैं, उनमें पहाड़ों में पलायन के चलते जो लोग ठीक ठाक हैं तो वो तो बाहर आ गए, प्राइवेट स्कूलों की शरण में चले गए। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास मजबूरी है, वो सरकारी विद्यालयों के अलावा कहीं और अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। और सरकारी विद्यालयों में यद्यपि सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह से अभी उसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग उन बच्चों के लिए कुछ इस तरह की किताबें भेजते हैं कि ताकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उनके अंदर रीडिंग हैबिट बढ़े, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है और पेरेंट्स को भी पढ़ाई से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता। वो खाली बच्चे को स्कूल भेजने वाली बातें ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल में जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, फीस भी हम बहुत तगड़ी देंगे, लेकिन हमें घर पे भी पढ़ाना है। लेकिन जो सार्वजनिक स्कूल में जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतना समय भी नहीं होता। अगर वो पहले तो पढ़े लिखे नहीं होंगे इतने, अगर होंगे भी तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकें। तो हमने उन स्कूलों की तरफ ध्यान देने की सोची, तो हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया, एक कोना कक्षा का, जिसमें कि हम कुछ साहित्य कुछ कहानी की किताबें छोटे बच्चों के लिए, और चंपक मासिक पत्रिका, और इंटर कॉलेज के लिए जीके का पैकेज, इंग्लिश का पैकेज, इस तरह से हमने तैयार किया। तो हम उसको उन स्कूलों में भेजते हैं। और इस समय हम पूरे उत्तराखंड में 800 इस तरह के कोने स्थापित कर चुके हैं। हर ज़िले में हमारी पहुंच है। ये जो हम सामग्री भेजते हैं, ये आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जो 800 कोने हैं, ये 800 कोने 800 अलग अलग लोगों ने लगाए हैं। धात का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धात के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने अपने नाम से ये कोने स्थापित किए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक सामाजिक संगठन है, एक सब समाज के ही सहयोग से चलता है। इसी तरह से हमारा एक कार्यक्रम पुनरुत्थान कार्यक्रम है, जो कि हमने जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके बाद वहाँ पर प्रश्न उठा कि आपदा के बाद सरकार ने भी बहुत कुछ किया, सामाजिक संगठनों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ पर जब हमारी टीम ने थोड़ा विचार विमर्श के लिए वहाँ पे बातचीत की, तो सबसे मुख्य चीज़ ये सामने आई कि खाना तो मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर भी जिसके टूट गए अगर तो वो भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। तो धाद ने ये बीड़ा उठाया, और धाद ने अपने साथ के और भी जितने भी संगठन थे सबसे बातचीत करके उस समय धाद ने 175 बच्चों को गोद लिया था। उन 175 बच्चों को 800 रुपये महीने के हिसाब से दिया जाता था। और अभी विजय जुयाल जी की बात आई थी, तो विजय जुयाल जी इसके मुखिया थे। विजय जुयाल जी ने गांव-गांव घूम करके, उस आपदा के समय में भी गांव-गांव घूम करके ऐसे बच्चों को ढूंढ निकाला, और उनकी जब लिस्ट बनाई गई तो बनते बनते वो 175 पहुंची थी। और 175 बच्चों को खाली अकेले धाद नहीं, बहुत सारे संगठन जुड़े थे, सब ने जो है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, तो 175 बच्चों को उस समय दिया गया था। ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। हालांकि अब 175 नहीं, अब बच्चे कुछ पढ़ के निकल गए हैं। अब जो है मेरे ख्याल से 52 बच्चे अभी भी हैं, लेकिन अब हमने उसमें रिलैक्सेशन ये कर दिया कि पहले केवल केदारनाथ आपदा से संबंधित बच्चे थे, अब उसमें किसी भी तरह की आपदा में जिसने अपने पिता को खो दिया है बच्चे ने, उसको हम उसमें हेल्प करते हैं। तो वो ग्रेजुएशन तक अभी बच्चे हैं जिनको कि हम हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से हरेला का आपने आज हमारा कार्यक्रम देख ही लिया। फूलदेई एक त्यौहार पहाड़ों में होता है। चैत के महीने में छोटे छोटे बच्चे घरों की दहलीज पे जो है फूल डालते हैं और उस घर के लिए शुभकामनाएं करते हैं। तो इस तरह से फूलदेई को भी हम मनाते हैं। हमारा साहित्य के ऊपर भी काम है। साहित्य एकांश है, वो साहित्य के ऊपर काम करता है। मातृभाषा के ऊपर है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रवाल्टी, जितनी भी भाषाएं उत्तराखंड में, इन सब के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम है। जैसे हरेला का है, हरेला भी अभी इस वर्ष हमने सबसे पहले तो 2019 में हमें स्मृति वन दिया गया था। 2020 में स्मृति वन के लिए ज़मीन दी गई थी। वहाँ पे हम 250 पौधों को पेड़ बना चुके हैं। उसी के पास में एक पुष्प वन बना दिया है, उसमें 100 के करीब पेड़ लगे हुए हैं। और अभी इस साल अब हमारा टारगेट है, यहाँ बनियावाला में एक हाई स्कूल है, वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है, तो वहाँ पे हम 100 पेड़ों का एक जो है बाल वन बना रहे हैं।
इधर एक फूलों की ढाल भी हम तैयारी में है, एक मित्र वन की तैयारी में है। स्मृति वन में सारे पौधे लोगों ने अपने प्रियजनों की स्मृति में लगाए हैं और वहाँ पे 250 पेड़ बहुत अच्छे से लहला रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 फीट के पेड़ हो गए। तो इस तरह से हरेला पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि लगाएं और बचाएं भी, और हमने इसमें सफलता पाई है। एक सामाजिक, एक सोशल मूवमेंट हमने इसमें चला दिया है और लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं धात के। आप लोग कभी अगर जानना चाहें तो धात के कार्यक्रमों में आकर के आप सभी जानकारियाँ भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप अगर जुड़ना चाहें तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सहयोग किसी को चाहिए वो भी हम लोग दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया कि कोना कक्षा का पुनरुत्थान, हरेला, फूलदेई और अंकिता एक ज्योति, इस तरह से हमारे कई सारे कार्यक्रम हैं धात के जो चल रहे हैं। और सर ने बताया, क्योंकि पुनरुत्थान से मैं डायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ, उस पर मैं भी काम करती हूँ, तो मैं सर को भी बताना चाहूँगी कि केदारनाथ आपदा के बाद एक समय में 175 बच्चों के साथ, मतलब हमने 5 बच्चों के साथ शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते 175 बच्चे भी थे, और एक वक्त पर उसमें 200 से भी ज़्यादा बच्चों को हम लोग सहयोग कर रहे थे, कई सारे संगठनों से, आम लोगों के सहयोग से, कि कोई एक बच्चे को 800 रुपये दे रहा है, कोई 2 लोग मिलके भी एक बच्चे को सपोर्ट करते थे। और इस तरह से कई सारे बच्चे उससे पास आउट होकर निकल गए हैं। कई बच्चे भी हायर एजुकेशन में हैं, हालांकि कई लड़कियों की शादियां भी हो गई हैं, जैसे वो लोग पास आउट हो गए। तो इस तरह से वो पूरी यात्रा चल रही थी, और ऑन रिकॉर्ड अभी तक हमने 45 लाख से भी ज़्यादा रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये भी पूरा सामाजिक सहयोग से, क्योंकि हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं कम्युनिटी फंडिंग से ही हम लोग करते हैं। जैसे गणेश जी ने भी बताया था कि कोना कक्षा का भी हमारा इसी तरह से कि 100 रुपये मासिक देकर और 1200 रुपये सालाना कोई भी उस कार्यक्रम से जुड़ सकता है। उसी तरह पुनरुत्थान और इसी तरह हरेला वन भी हमारा इसी तरह का है कि कोई भी 100 रुपये मासिक के साथ एक पौधे का संरक्षण कर सकता है। तो इस तरह के हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। तो धात के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना, हरेला के बारे में भी। अब मैं चाहूँगी, क्योंकि एक तरफा हम लोग नहीं चाहते बातचीत हो कि हम बोलें आप सुने, मैं चाहूँगी आप भी हमसे कुछ बातचीत करें, चाहे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है हरेला से संबंधित, या आपने कभी कोई पौधा लगाया हो तो आप भी ज़रूर हमारे साथ वो बात साझा करें। आप में से कोई भी, जो पीछे बच्चे बैठे हैं, कोई भी आए ज़रूर इधर से। हाँ जी, प्लीज। आप नाम अपना पहले बता दें, फिर आप अपना एक्सपीरियंस जरूर। माई सेल्फ मोहम्मद सैफ। Good afternoon, Honorable Director Sir, Principal Ma'am, teachers, guests, and all my dear friends. We all are here together to celebrate Harela Festival. Harela is one of the auspicious festivals celebrated annually on July 16 in the Kumaon region of Uttarakhand. It is a festival of peace, prosperity, greenery and environmental protection. It coincides with the religious celebration of wedding of Lord Shiva and Parvati. Harela marks one set of the rainy season and is considered favorable for farmer, as it is the beginning of sowing cycle in their fields. People in Kumaon region associate greenery with prosperity, so on Harela people are encouraged to plant saplings to maintain vegetation on the earth. In Himachal and Garhwal, people take their village deity to open ground to collective prayer and celebration. In Garhwal, there is a tradition in which an individual, a family or community plants sapling on Harela. And Harela is to mean to connect people with nature,
as well as the environment, since environmental protection has been in the culture of Uttarakhand. Planting sapling are naturally on Harela is a significant step toward protecting the environment. It is also a way to celebrate what nature has provided for the people. Hence, stay near the nature stay near the nature and be a natural. Thank you. Thank you so much. Very well said. What's your good name? Sorry, I missed it. What's your name? Mohammed Saif. Okay, thank you, Mohammed Saif. And very well said. Harela is definitely connected to nature as well as culture. अगर हम बात करें साइंटिफिकली भी, जैसे उन्होंने भी बताया कि सीज़न ऐसा होता है कि आप एक टहनी भी तोड़ के लगाएं तो वो भी जड़ ले लेगी, वो भी प्लांट बन जाएगी. तो जो पुराने लोग थे बहुत साइंटिफिकली उन्होंने शायद इस फेस्टिवल को चुना है ना. तो आज का इसलिए हम लोग पूरा 1 महीने का ये प्रोग्राम कर रहे हैं. और कोई साथी हमारे? Good afternoon. Hello. Good afternoon, all of you. Myself Sanjana. I am student of GNM first year. जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाली के दिन हम पेड़ लगाते हैं, तो हम भी हर साल हरियाली के दिन पेड़ लगाते हैं. पहले अपने स्कूलों में हमने ये पर्व पेड़ लगा के मनाया है, तो हर ही साल हम इसको ऐसे लगाते हैं. इस साल भी हमने सबने मिलकर एक पौधा लगाया है. जैसे पिछले साल मैंने एक पेड़ लगाया था अमरूद का, अब वो काफ़ी इतना बड़ा हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने वो पेड़ लगाया है और अब वो दिखता भी है मुझे. उससे पहले मैं इतनी सी रही होंगी 5-6 साल की या फिर 7-8 साल की रही होंगी, मैंने एक बैंगन का पेड़ लगाया था. वो भी काफ़ी मतलब आंगन में बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बैंगन का पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है. वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसकी छाँव में सभी लोग बैठ के सब उसकी हवा लेते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच संजना. और बिल्कुल पौधा कोई भी लगाए, उसकी छाँव, उसकी हवा, उसके फ्रूट सबके काम आते हैं, जानवरों के भी, इंसानों के भी, पक्षियों के भी. हाँ, हर चौराहे पे बिल्कुल. वो शायद उसी को पिनखल का पेड़ शायद जो बोला जाता है, जी लोकल लैंग्वेज में पिनखल का पेड़ उससे कहते हैं. और अभी परसों हम लोग एक सेशन कर रहे थे IRB 2nd बटालियन झाझरा में, पुलिस की वो पूरी कंपनी है वहाँ पर. तो वहाँ पे भी उन्होंने, क्योंकि पुलिस वाले हैं वो ट्रैफिक में ड्यूटी करते हैं बहुत धूप में, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की ड्यूटी, क्योंकि बहुत हेक्टिक होती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है अगर कोई एक पेड़ यहाँ पर हो तो 2-4 मिनट के लिए सही, पर वो थोड़ा छाँव में रहे. तो बिल्कुल जो चौक चौराहों पर, और पिनखल का पेड़ क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि संजना ने पौधे लगाए. और अमरूद जल्दी मुझे लगता है आपको मिलेंगे उसके खाने के लिए भी. और आप में से कोई बच्चों, इधर से कोई नहीं, शर्माना देखिए बिल्कुल नहीं है, हम बातचीत करने आए हैं बस, बहुत इनफॉर्मल सी. आप कुछ भी बता सकते हैं, कोई पेड़ काटा भी हो आप तो भी बता सकते हैं. हाँ बिल्कुल, अपना नाम बता दीजिए. हेलो, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. आदरणीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, गेस्ट टीचर्स और मेरे प्रिय साथियों, मैं BSc नर्सिंग की छात्रा हूँ और मैं यहाँ हरेला के बारे में 2 शब्द बोलने जा रही हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा. हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो मूल रूप से कुमाऊँ के क्षेत्र और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है. और इससे रिलेटिव एक दंत कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और शायद आप लोगों ने इससे पहले सुनी भी होगी. तो
आज से हजारों साल पहले इस क्षेत्र यानी कि कुमाऊं में सूखा पड़ गया था, वहाँ पे तराई हो गई थी। तब यहाँ के लोगों ने शिव जी की पूजा की तो भगवान जी उनसे प्रसन्न हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो फिर भगवान जी ने वहाँ पे बारिश की थी, तो वहाँ पे बारिश हुई, तो तब से वहाँ सावन के पहले दिन हरेला मनाया जाता है, क्योंकि वो बारिश हुई थी तो सावन के टाइम पर हुई होगी, ऐसी कुछ हुआ होगा, तो वहाँ पे सावन के पहले दिन हरेला मनाया जाता है। यह तो आप सब जानते होंगे कि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए हम हरेला मनाकर वर्षा ऋतु और हरियाली का स्वागत भी करते हैं। यह उत्सव सावन के पहले दिन मनाया जाता है। नियत तिथि से 10 दिन पहले प्रत्येक परिवार के मुखिया द्वारा 5 से 7 प्रकार के बीज किसी भी थाली या टोकरी किसी भी चीज़ में बोए जाते हैं, उसमें रोज़ पानी डाला जाता है, उन बीजों को अंकुरित किया जाता है, जिससे कि उसमें वो पीले कलर के कुछ निकल आते हैं। उसे हरेला वाले दिन उसकी पूजा करके उसे कानों के पीछे लगाया जाता है और परिवार की लड़कियों को उपहार दिए जाते हैं। हरेला को किसानों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि यह उनके खेतों में बुआई चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह हर साल 3 बार मनाया जाता है। पहले तो उत्सव दोनों नवरात्रि के अवधि के दौरान होता है, और पहला चैत्र में और दूसरा अश्विन में, जो कि गढ़वाल शायद हम हिंदुओं में ऐसा मानते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ करके। तो चैत शायद मार्च अप्रैल के बीच का होता है, मार्च के लास्ट और अप्रैल के स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसे चैत कहते हैं, और अश्विन सितंबर के लास्ट का और अक्टूबर के पहले का जो टाइम होता है उसे अश्विन कहते हैं। घरेलू हिंदू कैलेंडर माह श्रावण यानी जुलाई के अंत और जुलाई अगस्त से पहले का जो टाइम होता है उसे श्रावण कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है, के पहले दिन कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह मानसून के शुरुआत का भी प्रतीक है और भगवान शिव और पार्वती के विवाह को भी याद दिलाता है। आज के आधुनिक टाइम में हरेला को लगभग पूरे भारत देश में वृक्षारोपण करके मनाया जाता है। लोग वो पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और हरेला को मनाते हैं। तो इससे मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। हरेला ऐसे हम पहाड़ों से हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हरेला के दिन ही हरेला मनाते हैं। तो हमने स्कूलों में तो हरेला के दिन पेड़ लगाए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कॉलेज में भी लगाए, लेकिन पहाड़ों में लगभग पहाड़ के लोग लगाते रहते हैं पेड़। तो ऐसे हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, उसमें सैतूत भी थे, फल के पेड़ भी थे। तो सैतूत के पेड़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो सैतूत के पेड़ के जैसे सैतूत भी उगते हैं, उसमें वो गायों के लिए घास भी काम आता है और लकड़ी भी होती है उसका। तो एक तो यही हो गया, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, घास मिलता है, लकड़ी मिलती है और फल भी मिलता है। और ऐसे हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं अपने टाइम पर। और पहाड़ों में जैसे अभी सड़क वड़क बन रही है, तो उससे बहुत सारे पेड़ कट भी रहे हैं। तो ऐसे उस चीज़ को सोचकर भी हमने अपने घरों में पेड़ लगाया। ऐसे तो नहीं हम कि रोड पे जाके हम पेड़ लगा सके, लेकिन हमने अपने घरों में लगाया है। मैंने भी लगाया और मेरे घर वालों ने भी लगाया, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने घरों में पेड़ लगाया। क्योंकि सड़क वाले पेड़ जितने कटे उनकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी लगाया उतना अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो तान्या ने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो हरेला से संबंधित जो कहानियाँ हैं जो पुराणों में प्रचलित है, तो इस तरह अनाज बहुत सारे बोके देखे जाते थे, और क्योंकि हरेला कृषि का पर्व है तो ये देखा जाता था कि कौन से बीज का जो अंकुर है वो सबसे अच्छा फूटा है, और उसी की फसल फिर बोई जाती थी। तो इसलिए भी हरेला किया जाता था कि जो भी सबसे अच्छा हो रहा है उस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, टोकरी में, तो ये माना जाता था कि इस बार ये वाली फसल उतनी अच्छी होगी, तो उसी का बीज फिर बोया जाता था खेतों में। तो ये उसका एक टेक्निकल पॉइंट भी था। और जिन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि जब जैसे कहते हैं ना, पेड़ एक फायदे अनेक, तो फल भी खा रहे हैं, पत्ते भी गाय के काम आ रहे हैं, लकड़ी भी मिल रही है, छाया भी हो रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो बहुत सारे फायदे पेड़ लगाने के होते हैं। और कोई इधर से कोई आप आ जाइए सर प्लीज। हाँ आप, हाँ जी आप बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस, कभी आपने कोई पौधा लगाया हो प्लीज।
आ जाइए, कोई बात नहीं। कुछ भी आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए पहले। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। पर्यावरण के बिना हम कुछ भी नहीं है बाय द वे, क्योंकि उसी से हम सांस भी लेते हैं, क्योंकि O2 मिलता है हमें। सबसे मेन बात है कि पेड़ पौधे लगाने से अधिक लगाने चाहिए हम लोगों को। आपने कभी कोई पौधा लगाया है? जी मैम। कहाँ पे लगाया था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं एक बार नागठाद में गया था चौरोता में, तो वहाँ पे तो उस टाइम मैं 10th में था, तो वहाँ पे क्लास टीचर ने बोला था मुझे कि हम काफ़ी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगाए थे। तो उस टाइम मैं 10th के बाद, तो मैं 12th में था, उसके 2 ईयर के बाद तो काफ़ी हो गया था, वो काफ़ी ठीक ठाक पेड़ हो गया था, मतलब काफ़ी लंबा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता था। तो लेकिन वो फ्रूट का था, यानी कि सेब का फूल वो लगाया था, एप्पल का, तो काफ़ी हो गया था। तो उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा था कि कुछ किया है हमने बाय द वे। अब तो उसमें शायद फ्रूट्स आ रहे होंगे। हाँ जी, यस मैम, यस। कभी गए आप उसके फ्रूट्स खाने? नहीं मैम, उसके बाद तो कभी टाइम नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग, तब उसके बाद जिनके साथ मैं था, ब्रदर के साथ, तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, उसके अकॉर्डिंग मैं कभी गया ही नहीं बाहर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, वो कहीं पर जाकर के एक पौधा लगा के आए जो पेड़ बन गया, और अभी कोई और उसके फल खा रहा होगा। तो जो हम बोलते हैं ना एक परोपकार, वो भी कितना अच्छा कॉज है। देखो कि हम अभी आप लोग इस कॉलेज में आप लोगों ने कोई पौधा लगाया, किसी फ्रूट का लगाया, फूल का लगाया, आप 3-4 साल में पास आउट होके चले जाओ, लेकिन जो बाद में स्टूडेंट्स आएंगे वो उसके फूल देखेंगे, उसकी छाँव में बैठेंगे, उसके फ्रूट्स खाएंगे। तो कितना एक अच्छा साइकिल भी है नेचर का ना। और टीचर्स में से कोई अगर आप लोग अपनी बात शेयर करना चाहें, कुछ भी मैम आप बता दीजिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम ज्योति जयाल पंत है, और धात के बारे में मैं बहुत पहले से जानती हूँ अपने ताऊ जी के थ्रू। तो मेरे ताऊ जी बहुत जुड़े हैं इससे, और शुरुआती दौर से और अब तक। और उनके बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि वो 70+ हैं, और मैम लोगों ने शायद देखा भी होगा कि 70+ में भी वो पहाड़ों में चढ़ते हैं, उतरते हैं, आते हैं, और उसके बाद घर में आके कभी खाना भी नहीं खाते और फिर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ से हमारी ताई जी लोग बड़ी परेशान होती हैं कि जाते हैं, पर उनका ये डेडिकेशन है, और जो उनकी बोलने की क्षमता है वो हमारे ब्लड में है, उन्हीं की वजह से है। तो एक्सपीरियंस में एज सच पेड़ लगाने का नहीं बताऊंगी, पर एक दुखद एक्सपीरियंस मुझे हरेला के दिन हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ कि हरेला के दिन मेरी बेटी को ड्राइंग बनानी थी। तो ड्राइंग तो हमने बना दी कि हरेला का है, और ड्राइंग बनानी है, सर्च किया ये बनाएंगे, और बना दिया। देन सडनली शी आस्क्ड कि मम्मी पेड़ भी लगाना है। तो ठीक है, पेड़ लगाएंगे, बट कहाँ लगाएंगे? तो घर में जाके मैंने उसे एक गमला दिया और लगा दिया छोटा सा। तो उसने कल फिर वही बात कही है रात में ही कि मतलब हमारे पास इतनी ज़मीन क्यों नहीं है कि हम बहुत सारे पेड़ नहीं लगा लें। और मैंने पेड़ नहीं लगाया, आपने जो दिया वो तो पौधा है, वो मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, तो छोटा सा होगा। आपने पेड़ नहीं लगाया, आप झूठ बोल रहे हो। तो सच में मतलब मैंने झूठ ही बोला कि ये पेड़ है, और पौधा लगा के दिया है उसको। तो वो जो गिल्ट एक है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है पहाड़ों में, यहाँ नहीं। यहाँ हम 150 गज के मकान में, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा और 250, आधा बीघा, 1 बीघा, जस्ट इतना है। बट पहाड़ों में मुझे नहीं लगता है कि हमारे बराबर रिच कोई होगा। इतनी ज़मीनें हमारे पास हैं, पूरे के पूरे गांव हमारे पास हैं, वो खाली हैं। अभी वहाँ पे जो पेड़ थे वो कट चुके हैं, या फिर उस तरीके की वेजिटेशन नहीं है, या अगर साइंटिफिक वे में मैं आपको कहूँ, सॉइल प्रोफाइलिंग नहीं होती। हमारे पहाड़ों की सॉइल प्रोफाइलिंग नहीं होती। अगर
धात कहीं जाए तो उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन करें कि सॉइल प्रोफाइलिंग हमारे पहाड़ों में नहीं की जाती। वो इसलिए नहीं की जाती, शायद उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा है ही नहीं। बाकी अगर ये बच्चे यूपी से हैं, इनको पता होगा कि इनकी मिट्टी की जांच होती है। ये जाते हैं, गन्ने जो उगाते हैं और जो बड़ी बड़ी खेती करते हैं, तो ये लोग जाते हैं, इनको पता है हमारे पहाड़ों में ना खाद पहुँचती है, ना पौधे पहुँचते हैं, ना उन्हें पता है कि कौन सा पौधा लगाना चाहिए। वो अपने हिसाब से लगाते हैं और अब तो वो भी नहीं लगाते क्योंकि पलायन हो चुका है। तो उतनी ज़मीनें हमारे पास हैं, पर मैं एक पौधा लगाने के लिए गाँव नहीं जा सकती। तो ये मेरा गिल्ट है और इन फ्यूचर अगर होगा तो मैं ज़रूर, मतलब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये मेरा कहना था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और ये आपका ही नहीं, मुझे लगता है हम सभी का गिल्ट है, क्योंकि हम शहरों में हैं, मकानों में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शौक है तो हम कुछ गमले रख लेते हैं, एक छोटा सा लॉन बना लेते हैं, टेरेस पे कुछ फार्मिंग कर लेते हैं, बस उतना। हाँ मैं वही बताने वाली थी सर। तो इसी के लिए जो अभी सर ने भी बताया था, हरेला वन हम लोगों ने शुरू किया है। अगर आप यहाँ सैंडी में भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने जब 2020 में कोविड चल रहा था, तो उसके वक्त संकट था, क्योंकि हम लोग हरेला इस तरह से कम्युनिटीज़ में जाकर के मनाते थे, कम्युनिटीज़ में जाकर के बात करते थे। तो उस साल ये संकट हुआ कि अब हरेला कैसे मनाएं। लेकिन क्योंकि आप जयाल जी को जानते हैं, आप जानते होंगे हम लोग थोड़े पागल लोग हैं, जब कुछ करना है तो करना है, कैसे भी करना है। तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उन तक हमने अपनी बात पहुंचाई कि हम अभी भी हरेला मनाना चाहते हैं। तो उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने फिर हमें बातचीत हुई, एक लंबी कुछ बातें चली। तत्कालीन डीएम श्री आशीष श्रीवास्तव जी थे, तो उस वक्त उन्होंने फिर हमें माल देवता स्थल गाँव में लगभग 4-5 बीघा एक ज़मीन दी रिवर बेल्ट पे, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ प्लांटेशन कर सकते। तो उस वक्त वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि रिवर बेल्ट था, आप लोग देख सकते हैं बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे पौधे उगाना। आप कहीं भी खोदेंगे तो पत्थर और रेत ही निकलती है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, पूरी टीम ने स्मृति वन की, और धीरे धीरे अब आज 2023 में वहाँ पर हम लोगों ने 200 से भी ज़्यादा पौधे लगाए हैं, और वो सब मतलब 100% सर्वाइवल रेट पर है। और वो उसी गिल्ट का सॉल्यूशन एक्चुअली, इट्स अ कम्युनिटी फॉरेस्ट। एज सर हैज़ ऑल्सो टोल्ड यू that ours is a volunteer organization. We don't have any government fundings or fundings from corporates. हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके कम्युनिटी फंडिंग से ही सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कोना कक्षा का पुनरुत्थान, वैसे ही हरेला वन भी है, जिसमें स्मृति वन मालदेवता में बना है, जहाँ पर सर मैं सर को भी बताना चाहूँगी, कोई भी आकर के अपनों की स्मृति में जो हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए हैं, या किसी शुभ अवसर पर भी हम वहाँ पर उनके नाम से एक पौधा लगा सकते हैं, जिसका एक मिनिमम 100 रुपये मंथली का हमने एक मिनिमम चार्ज रखा है उसके रख रखाव के। क्योंकि वहाँ पर एक भैया हमारे जो वहीं रहते हैं, उन पौधों की देखभाल करते, खाद पानी ट्री गार्ड, और वो सारे पौधे 99% सर्वाइवल रेट के साथ। और कोई पौधा अगर गल भी जाता है या नहीं हो पाता तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जहाँ पौधा लगाए वहाँ आपको पौधा मिलेगा। और आज वो पौधे 6-6, 7-7 फीट बड़े हो गए हैं। कुछ आम के पौधे थे जो थोड़े बड़े, उनमें आम भी लगे हैं इस बार, तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत मतलब वो गिल्ट सॉल्व करने वाली चीज़ है। और क्योंकि अभी सबको यही समस्या है ना, हमारे पास जगह नहीं, हम लगाना तो चाहते हैं पेड़, लेकिन कहाँ लगाएं। तो इसी क्रम में अभी हमारा एक बाल वन बन रहा है बनियावाला में। वो भी अगेन गवर्नमेंट लैंड है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया और कहा है आप इसे कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप करें। तो वहाँ पर भी हम इसी तरह से इस हरेला में हमने सबसे अपील की कि हम कम से कम 100 पौधे वहाँ पर लगाना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी हरेला शुरू ही करा है हमने महा मनाना, और हमारे पास अभी तक 150 पौधों का कमिटमेंट आ चुका है। वही अगेन 100 रुपये पर मंथ और 1200 रुपये सालाना के हिसाब से, जिसमें हम लोग 3 साल तक उन पौधों का रख रखाव करेंगे। और एक बार 3 साल में पौधे अगर अच्छी हाइट पे पहुंच गए फिर वो सेफ होते हैं, फिर वो रह जाएंगे, और वैसे भी वो विद इन बाउंड्रीज है। तो इसी क्रम में मित्र वन बन रहा है नकरौंदा में। तो अगर आप भी मैम वहाँ पर आकर एक पौधा लगाना चाहे तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं, और हर साल बच्चे को लेकर के और वहाँ पर ज़रूर एक पौधा लगाएं। हम तो सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे ज़रूर एक पौधा अपनी तरफ से लगाएं। हम जहाँ पर भी है वहाँ लगाएं, और अगर जगह नहीं है तो हमारे हरेला वन में आए। अब मैं आग्रह करना चाहूँगी, हमारे साथ श्रीमती आशा डोभाल जी हैं, हम किस तरह से पूरे महीने हरेला मना रहे हैं इस बार, उसके बारे में मैम बहुत संक्षेप में
आपको थोड़ा सा बता दें। थैंक यू अर्चना। यहाँ उपस्थित हमारे डायरेक्टर सर, अध्यापिकाएं, धात की टीम और प्यारे बच्चों, आप सबको एक बार पुनः नमस्कार और हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्चना ने और मुनियाल जी ने आपको सभी कुछ हरेला के बारे में बता चुके हैं, बच्चों ने भी बहुत बताया। हमारी जो धात की ये यात्रा है, हरेला की यात्रा, जैसे कहा कि 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, हमने स्वागत मार्च से इसको स्टार्ट किया था और 17 तारीख की संक्रांति पर हम इसकी समाप्ति करेंगे। इसमें हम पूरे महीने हम एक दिन भी मिस नहीं करते। पूरे महीने हमारा कार्यक्रम चलता है। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और जो कॉलोनीज़ होती हैं, मोहल्ले होते हैं, जहाँ जहाँ पर जो भी कहता है कि हमारे यहाँ आकर आप हरेला मनाइए, तो हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इस एक माह में हम हरेला इतने अच्छे से मनाते हैं कि हम एक दिन भी मिस नहीं करते। हमने टाइम एडजस्ट किया हुआ है, किसी दिन सुबह जाते हैं, किसी दिन दोपहर में, किसी दिन शाम को, लेकिन जाएंगे जरूर। और घी संक्रांत वाले दिन लास्ट में हम जो हमारा गढ़वाली भोज है, उत्तराखंड के जो ये मिल हैं जिनको हम आजकल अपने भोजन में अपनाने की बात कर रहे हैं, इनको हम उस दिन वहाँ पर बनाते हैं और उसके साथ पूरा हमारा ये फेस्टिवल का अंत होता है। इस हरेला पर्व को हम विद्यालयों में, जैसे कि सर ने बताया, कोना कक्षा का हमारा जो कार्यक्रम चलता है, इस समय हमारे पूरे 800 स्कूलों में भी ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और हर दिन किसी न किसी स्कूल में मनाया जाता है। बच्चे पेड़ लगाते हैं और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था है। तो जिस दिन हरेला पर्व विद्यालय में मनाया जाता है, उस दिन एक हमारा उत्तराखंड का जो भोज है ये अवश्य बनता है। आप झंगोरा की खीर बनाएं, चाहे आप कोदे की रोटी बनवाएं या कुछ भी बनाएं, तो ये एक हमारी तरफ से उनको कहा गया है कि आप एक इसको, क्योंकि बच्चों को तभी जानकारी होगी। बच्चे नहीं जानते कि भाई हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहाड़ के बच्चे तो एक बार समझ भी जाएंगे, लेकिन जो प्लेन्स में रह रहे हैं उनको नहीं पता है। दूसरी बात, हम जब कोना कक्षा की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों से, जैसे कि पलायन हो चुका है, सब देहरादून में रह रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह जा चुके हैं। तो ये कोना कक्षा के द्वारा हमारे पास एक मौका है कि हम दोबारा अपने गांव से जुड़ सकें। और गांव से जुड़ने के लिए हम उस कोना कक्षा की जो बात करते हैं, हम अपने गांव के विद्यालय में एक कोना स्थापित कर सकते हैं, उन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं उनको बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जब इतना खर्चा करें तो बुक्स भी मिल जाती हैं, उनको जो पढ़ना है वो उनको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को ये सब उपलब्ध नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि मात्र 100 रुपये का अंशदान दे करके आप सब भी जब भी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप भी अगर चाहें तो एक मदद कर सकते हैं और अपने गांव से जुड़ सकते हैं। तो मैं यही एक इस मंच के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी कि आप अध्यापक हैं, आप बच्चे हैं जो आगे चलकर जिनकी नौकरी लग जाएगी, अगर चाहें कि हम अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस गांव के विद्यालय में हम पढ़े हैं उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और अगर हम ये रास्ता अपनाएंगे तो हमारी सीख लेकर के और सब लोग भी आगे आगे जो हैं, तो गांव के स्कूलों का उद्धार अवश्य होगा। और इस सहयोग की जो अपील लेकर धाद आता है, हर जगह इसी अपील को लेकर जाता है कि क्योंकि धाद है, हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इस समाज के सहयोग से हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक माध्यम हैं, सब कुछ समाज कर रहा है और उस समाज के सहयोग को आगे बढ़ाना हमारा काम है। यही अपील हम आपसे भी करना चाहेंगे कि आप भी आइए हमारे साथ और इस समाज का सहयोग देते हुए समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कुशाल नेगी जी हमारे साथ हैं, जिनके सहयोग से वो भी धात के काफ़ी सारे ग्रुप से जुड़े रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। और उन्हीं के सहयोग से जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि आप इस तरह से सब जगह जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में, मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो आप हमारे यहाँ भी ज़रूर आइए। और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो मैं चाहूँगी नेगी जी भी ज़रूर अपनी बात रखें। धन्यवाद मैडम।
पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूं कि हमारे एक बात आपसे हुई थी कि आप हमारे कॉलेज में आए और वृक्षारोपण करें, और आप आए। मैं अपने डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैडम, स्टूडेंट सबकी तरफ से आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और हम उम्मीद करते हैं जो आज वृक्ष आप लोगों ने और हमारे बच्चों ने लगाया है, आने वाले समय में जब आप आएंगे वो आपको हरा भरा मिलेगा। और आप लोगों का जो ये मकसद है पर्यावरण का, ये बहुत ही अच्छा मकसद है। होता क्या है, पहाड़ों में जो आग भूस्खलन हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेड़ों का कटाव। जितने पेड़ कटेंगे उतना ही भूस्खलन होगा। उसका रीज़न क्या है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूत बनाती है, वो जगह मजबूत होता है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। दूसरा ये है कि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक किसी न किसी रूप में इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, और ख़ासकर ऑक्सीजन के रूप में जो हमें ज़िंदगी दे रही है। तो जब एक पेड़ हमें ज़िंदगी दे सकता है तो हमारा कर्तव्य है हम भी उसकी देखभाल करें, उसे ज़िंदगी दें। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, सुना होगा, ऑक्सीजन लोग मरे, पहाड़ों के लोग कम मरे क्योंकि वहाँ पर्यावरण था, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ये भी एक रीज़न है कि इसलिए पेड़ लगाना होगा। यदि इस टाइम पे यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पेड़ कटते गए, पर्यावरण ख़त्म होते गए, एक समय ऐसा ना हो कहीं जिस तरीके से हम अभी बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर साथ चलना पड़े। ये एक रीज़न हो सकता है। तो सभी लोगों से ये अपील है कि आप समय समय पर पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि एक पेड़ लगाना ही खाली ज़रूरी नहीं है, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट से वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम को करें और पेड़ लगाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि हमें हर जगह पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, पौधों की ज़रूरत पड़ती है। और एक सवाल भी हम आपके साथ आज छोड़ के जाना चाहते हैं कि जब आने वाली पीढ़ियाँ हमसे कहेंगी कि बटरफ्लाई देखनी, जैसे मैम को गिल्ट हुआ ना कि बच्चे ने कहा पेड़ लगाना है, कहाँ लगाएं, तो आने वाली पीढ़ियाँ जब हमसे बोलेंगी, पूछेंगी कि बटरफ्लाई देखनी है, स्पैरो देखनी है, बर्ड्स देखने हैं, तो आपको उन्हें ज़ू लेके जाना पड़ेगा। क्या आप पीपल और बर्ड को ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, बच्चों को वहाँ ले जाके दिखाना चाहते हैं, या घर में गमलों में बॉन्साई की तरह? तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो अब कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है। मैं एक बार धात की ओर से हमारे डायरेक्टर सर श्री संजीव सिंघल जी और हमारे चेयरमैन सर श्री तुषार सिंघल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ, आप लोगों के साथ बातचीत करें। और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपनी ज़रूर बात रखें कि उन्हें कैसा लगा धात से मिलके, और अगर उनका कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू जनगण जो आप लोग आए और आपने हमारे कॉलेज को मौका दिया इस सोशल कॉज से जुड़ने का। हम ज़रूर इंश्योर करेंगे कि अगली बार से जब भी हरेला हो तो हम आपको याद करें, सबसे इम्पोर्टेंट। और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि हम वृक्ष लगाते रहें और जो वृक्ष लगाए हैं उनको मेंटेन रखें। आप हमारी तरफ से हम इतना जुड़ के करेंगे कि आपको हमारे कॉलेज के आसपास पूरे जगह हरियाली दिखेगी। इसके लिए हम भी काफ़ी कोशिश करेंगे और इसको करके रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। और आप बच्चों से भी मुझे निवेदन है कि आप लोग भी उस वृक्ष का ध्यान रखें, और हो पाए तो जब भी आप फ्री हो तो उस वृक्ष में पानी डालें, उस वृक्ष को देखते रहें कि पानी डल रहा है नहीं डल रहा है। सिर्फ थापा जी का काम नहीं है उसमें पानी डालना, बच्चों का काम भी है। तो अगर सब ध्यान देंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना ऑक्सीजन के पक्का सिलेंडर्स लेके घूमने ही पड़ेंगे, जैसा नेकी जी ने बोला। जी थैंक यू सर। और जो आज हमने पौधे लगाए हैं वो टिकोमा के हैं और उसमें बहुत सुंदर पीले फूल आते हैं। तो उम्मीद करते हैं, अब बात हुई है तो हम बिल्कुल हर साल यहाँ पर आएंगे हरेला मनाने, और उम्मीद करते हैं अगले साल हम आएँ या उसके अगले साल तो बहुत ज़्यादा उसमें फूल भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का
और लास्ट में मेरे साथ आयुष हैं। आयुष आप आ जाइए इधर और एक बार नारे सबसे लगवा दीजिए ताकि वो नारे सबको याद रहे। सुप्रभात, नमस्कार, मेरा नाम आयुष ज्ञानी है और आज हरेला के उपलक्ष्य में मैं धात की ओर से कुछ नारे लगवाना चाहता हूँ जो आप उसे दोहराएंगे। तो पहला नारा आप देख सकते हैं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको। और अब हम यही आपसे आज्ञा चाहेंगे।